स्ट्रक्चर एनालिसिस। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा पार्ट 1। और नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या पढ़ना है? डिटर्मिनेशन एंड इंडिटर्मिनेशन। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? ट्रश। तो कितने टॉपिक हो गए? 5th ये हो गया और 6th ये हो गया। ठीक है, इतना है MPPSC के टॉपिक में, सिलेबस में। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, इतना पढ़ के छोड़ नहीं देना है, क्योंकि इनडिटर्मिनेसी वाले पार्ट में यदि हम बात करेंगे तो इनडिटर्मिनेसी वाले पार्ट में तुम्हारा आर्च भी इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ILD को भी छोड़ना नहीं है। ILD में भी आपका इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर ही कहलाता है, ILD वाला पार्ट भी, है ना। तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी पढ़नी पड़ेगी। यदि हम बात करते हैं इस पर, आर्च में आपको क्या पढ़ना? बेसिक रिएक्शन निकालना सीखना है। रिएक्शन निकालना सीखना है, और ILD में कुछ थ्योरम पढ़नी है, ILD में बस। ठीक है, अच्छा, अब जब हम सॉम पढ़ेंगे तो हमको SFD BMD को छोड़ना नहीं है। SFD एंड BMD को छोड़ना नहीं है, क्योंकि बिना SFD BMD के सॉम नहीं पढ़ सकते। जब यहाँ पर पढ़ोगे बेंडिंग एंड शेयरिंग स्ट्रेस पढ़ोगे, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए मोमेंट की वैल्यू कितनी कितनी आ रही है। तो कहाँ से पता चलेगी वो? SFD BMD जब पढ़ोगे तब पता चलेगी। जैसे आपको पता होना चाहिए, ये अब ये बेसिक चीज़ है, ये पता होती हैं, तो ये सारी चीज़ आई कहाँ से? जब शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पढ़ोगे तभी तो पता चलेगा ना कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा इस पर, है ना। तो ये सिलेबस है, इसको फटाक से नोट कर लो। आज अपन कंप्लीट करेंगे ये वाली यूनिट को। ठीक है, इसके कुछ टॉपिक देखेंगे, होप जितने हो पाते उतने करेंगे। तो इसमें आर्च वाले पार्ट को भी कंप्लीट करना है और ILD वाले पार्ट को भी कंप्लीट करना है। अच्छा, और सॉम के सिलेबस में और क्या क्या होता है? इसके अलावा यदि हम सॉम को बस पढ़ते तो क्या क्या होता है सिलेबस में? बताओ। कॉलम, और क्या है? स्प्रिंग, और क्या है? क्या? कंबाइन स्ट्रेसेस यहीं पर हो जाएगी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस में। फिर और आगे प्रेशर वेसल, है ना। तो ये अपन को नहीं पढ़ना, ये एक्चुअली में ये ES के सिलेबस में है, गेट के सिलेबस में भी नहीं है प्रेशर वेसल। ठीक है, तो स्प्रिंग और कॉलम और बचेगा आपका बस। अच्छा, और सुन लो, यहाँ पे व्यापम के सब इंजीनियर का सिलेबस भी सुन लो। फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, यहाँ पे ये कॉलम और ये SFD BMD, बस। क्या ये डिफ्लेक्शन के सिंपल फार्मूले आएंगे, लेकिन सिलेबस में मेंशन नहीं है। व्यापम सब इंजीनियर में। तो एक्चुअली में उसमें पढ़ना सब कुछ पढ़ता है, थोड़ा थोड़ा सब कुछ पढ़ना है बेसिक। सिलेबस में मेंशन नहीं है आपका, टॉर्सन मेंशन नहीं है ना, प्रेशर वेसल स्प्रिंग वगैरह मेंशन नहीं है, लेकिन सब कुछ थोड़ा थोड़ा देखेंगे। अब यहाँ पे जब स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ेंगे तो ट्रस के बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं आपके, यदि आप रिडंडेंट ट्रस पढ़ते हो तब। तो आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो जनरली जीरो फोर्स मेंबर से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और डिटर्मिनेसी से तो भर भर के क्वेश्चन आते हैं। हो गया, लिख लिया। तो हम सिर्फ एक क्विक रिवीजन टाइप का करेंगे, सारी चीज़ नहीं पढ़ेंगे अपन, है ना। जो IMP है उनको देखते चलेंगे बस। सबसे पहले तेज बोलना, हो रहा है तेज बोलना, आवाज़ नहीं आ रही क्या?
ठीक है, सबसे पहले लिखना बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोम। सोम होता क्या है? सोम ना, ये तो पता है, सोम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल होता है। एक्चुअली में करते क्या है सोम में हम, अच्छा सोम से पहले ये जानो मैकेनिक्स क्या होती है। मैकेनिक्स क्या होती है? तो मैकेनिक्स में आपने ये पढ़ा है, ये आपका एक कोई भी बॉडी है ना, इस पे आपने लगाया क्या, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। अब आपने यदि इस पर कोई फोर्स लगाया है, अब ये फोर्स आपका एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके कारण इसके बिहेवियर में क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है। अब डिपेंड करता है ये कैसी बॉडी है। यदि ये आपकी रिजिड बॉडी है, यदि आपकी ये रिजिड बॉडी में आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया हुआ है, तो उसकी स्टडी करोगे, उसका बिहेवियर जानोगे, तो उसको क्या बोलोगे आप, अप्लाइड मैकेनिक्स, ठीक है। और यदि ये बॉडी कैसी होगी, ये आपकी डिफॉर्मेबल बॉडी है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक। आपने फोर्स लगाया, फोर्स लगा के आप देख रहे हो कि अब पता कैसे चलेगा कि बॉडी आपकी रिजिड बॉडी है या डिफॉर्मेबल बॉडी है। तो रिजिड बॉडी क्या होती है, रिजिड बॉडी क्या होती है और डिफॉर्मेबल बॉडी क्या होती है। देखो ये एक बॉडी है, इसकी यहाँ से यहाँ तक की, इसके 2 पॉइंट ले लिया मैंने, इसकी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, L है। अब इस पर यदि मैंने क्या लगाया, फोर्स लगाया, फोर्स किसी भी तरीके का लगा दिया मैंने, है ना। फोर्स लगाने के बाद भी इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, इसकी लेंथ L से क्या हो गई है, L1 हो गई है, ठीक है। लेकिन L1 किसके बराबर है, L के बराबर है, तो ये कैसी बॉडी कहलाएगी आपकी, रिजिड बॉडी कहलाएगी। और यदि ये L से ये L1 जो है ये इसके इक्वल ना हो, तो कैसी हो जाएगी, ये डिफॉर्मेबल बॉडी हो जाएगी, ठीक है। दूसरे शब्दों में जैसे यदि आप बात कर रही है, तो हो गया एग्जाम्पल नंबर 1, ये आपके पास एक फ्रेम है और इस पर आपने लगाया यहाँ से लोड। इस लोड लगाने से इसमें कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, तो ये कैसी बॉडी होगी, रिजिड बॉडी होगी। और लोड लगाने के बाद यदि ये कुछ इस तरीके से आपका क्या हो जाता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है, तो ये कैसी बॉडी हो जाएगी, डिफॉर्मेबल बॉडी, ठीक है। दूसरी चीज़, रिजिड जो आपकी रिजिड बॉडी होती है ना, इस पर क्या लिख सकते हो, यहाँ पे ज्योमेट्री चेंज नहीं होती है ना, ज्योमेट्री कांट चेंज, और इसमें ज्योमेट्री चेंज होती है, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं रिजिड, जो आपकी रिजिड बॉडी होती है, एक्चुअली में ये जो होती है ये एग्जिस्ट ही नहीं करती है ना। जबकि यदि हम बात करते हैं डिफॉर्मेबल बॉडी की, तो जो हमारा जो सारी की सारी प्रैक्टिकल लाइफ में जो बॉडी यूज़ करते हैं, जो भी मटेरियल यूज़ करते हैं, वो कैसा होता है आपका, डिफॉर्मेबल मटेरियल होता है, ठीक है। तो इन दोनों को नोट कर लो, रिजिड बॉडी और डिफॉर्मेबल बॉडी को फटाक से। तो सिर्फ इतना सा लिख लो, इसमें क्या लिखोगे, ज्योमेट्री चेंज नहीं होती है, इसमें ज्योमेट्री चेंज हो जाती है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। या इसको यदि एनालिसिस करना है रिजिड बॉडी को, तो उसके लिए आपको कुछ कॉम्प्लेक्स स्टडी करनी पड़ेगी, कॉम्प्लेक्स थ्योरी को पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद रिजिड बॉडी को आप स्टडी कर सकते हो। जबकि डिफॉर्मेबल बॉडी के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का यूज़ करते हैं। अब डिफॉर्मेबल बॉडी की भी यदि हम बात करते हैं, तो डिफॉर्मेबल बॉडी या डिफॉर्मेबल मटेरियल को भी हमने क्लासीफाई कर दिया है। डिफॉर्मेबल मटेरियल आपने जनरली सोम पे पढ़ा होगा थोड़ी बहुत, जो डिफॉर्मेबल बॉडी होती है, या जो सोम में जितनी बॉडी या जो भी चीज़ पढ़ते हो, उसकी लिमिट कहाँ तक होती है, थोड़ी बहुत यदि पहले से पढ़ा होगा तो इलास्टिक लिमिट तक ही जाते हो, उसके आगे की स्टडी करते हो क्या, प्लास्टिक की स्टडी की है कहीं पे, नहीं की है। जो भी चीज़ पढ़ी है वो आपकी कैसी रहती है, इलास्टिक लिमिट तक ही रहती है ना। तो डिफॉर्मेबल बॉडी को भी हमने क्लासीफाई कर दिया सबसे पहले, इलास्टिक, डिफॉर्मेबल, प्लास्टिक, डिफॉर्मेबल, और एक होती है विस्को इलास्टिक
डिफॉर्मेबल, या इसी को दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं विस्कोप्लास्टिक। इलास्टिक डिफॉर्मेबल बॉडी कैसी होगी? जिस पर लोड लगाया और वो वापस से लोड, जब उसको अनलोड करोगे तो क्या हो जाएगा, वो वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में हमको प्लास्टिक सेट देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे यदि हम बात कर रहे हैं, यदि थोड़ी बहुत पता होगा माइल्ड स्टील के कर्व के बारे में, कुछ इस तरीके से, इस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं? अपर यील्ड पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं? लोअर यील्ड पॉइंट। ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? यील्ड प्लेटो, है ना। उसके बाद यदि हम इस वाले रीजन की बात करते हैं, ये क्या कहलाता है? स्ट्रेन हार्डनिंग। नहीं पढ़ा? कैसा कहते हैं यार तुम लोग? और ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है? यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से ये वाला रीजन क्या कहलाता है? अल्टीमेट पॉइंट के बाद से जहाँ तक फ्रैक्चर होता है वो पॉइंट क्या कहलाता है, या वो लिमिट क्या कहलाती है, वो रीजन क्या कहलाता है आपका? यदि ये स्ट्रेन हार्डनिंग है तो ये क्या कहलाएगी? स्ट्रेन सॉफ्टनिंग, है ना। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो मेरी नाक कटवा रहे हो। स्ट्रेन सॉफ्टनिंग, ठीक है। तो इस पे यदि हम बात करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये कौन सा पॉइंट मिलता है आपको? सबसे पहले O से A क्या होता है आपका? प्रोपोर्शनल लिमिट। उसके बाद क्या होता है आपका? B पॉइंट रहता है जहाँ पे आपको इलास्टिक लिमिट मिलता है। यदि यहाँ पर आपने जाके लोड को हटा दिया तो वापस से क्या हो जाएगी? अपनी पोजीशन पे आ जाएगी, है ना, रिगेन कर लेगी। तो वैसा मटेरियल क्या कहलाएगा? इलास्टिक डिफॉर्मेबल मटेरियल कहलाएगा। प्लास्टिक डिफॉर्मेबल की यदि हम बात करेंगे तो ये वाला पूरा क्या कहलाता है? प्लास्टिक रीजन कहलाता है ना। एक्चुअली में ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रहता, इस पर हल्का सा कुछ इस तरीके से करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं विस्को। विस्को का मतलब होता है हाई यील्डिंग, या बोले तो हाई डिफॉर्मेशन, ठीक है। अब यदि हम विस्को इलास्टिक की भी बात करें, इलास्टिक का मतलब आपको पता है, विस्को का मतलब होता है जिसमें ज़्यादा डिफॉर्मेशन होता है। विस्को इलास्टिक को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आपके पास होता है क्या? विस्को इलास्टिक, या ऐसे लिखो लीनियर, ये दिख रहा ना यहाँ पे, लीनियर इलास्टिक मटेरियल। हमने विस्को इलास्टिक मटेरियल को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक है आपके पास लीनियर इलास्टिक मटेरियल और एक है आपके पास नॉन लीनियर इलास्टिक मटेरियल। कॉपी में अच्छे से लिखते जाना है ना, नोट्स शानदार बनने चाहिए यहाँ के। अब यदि हम बात करते हैं लीनियर इलास्टिक मटेरियल क्या कहलाता है, नॉन लीनियर इलास्टिक मटेरियल क्या कहलाता है। जैसे यदि हम बात करते हैं माइल्ड स्टील, या अभी एग्जांपल में समझो, पहले ये बताओ लीनियर इलास्टिक मटेरियल क्या कहलाएगा? ऐसा मटेरियल जो कि हुक्स लॉ को फॉलो करता है ना। तो इस पे क्या होता है? वैलिड हुक्स लॉ, और इसमें हुक्स लॉ वैलिड नहीं होता। नॉट वैलिड हुक्स लॉ, ठीक है। अब हुक्स लॉ क्या कहलाता है? हुक्स लॉ क्या कहलाता है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। कहाँ तक? विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट या इलास्टिक लिमिट? क्या? प्रोपोर्शनल लिमिट, है ना। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट। देखो एक्चुअली में क्या होता है, जब यदि आपने माइल्ड स्टील का कर्व पढ़ा है इसलिए आप लोगों ने इलास्टिक लिमिट तक ही पढ़ा होगा। बहुत सारे कर्व माइल्ड स्टील के अलावा यदि हम बात करते हैं, क्या होता है जब अपन ये कर्व बनाते हैं, माइल्ड स्टील का कर्व बनाते हैं ना, तो आपको ये सारे पॉइंट एक ही जगह अप्रॉक्सीमेट मिलते हैं। ये वाले पॉइंट, ये जो 3 पॉइंट है आपको लगता है बिल्कुल पास पास मिलते हैं, इसलिए कई बार क्या होता है माइल्ड स्टील में इसको इलास्टिक लिमिट तक बोल दिया जाता है ना, लेकिन है एक्चुअली में ये प्रोपोर्शनल लिमिट तक। यहाँ तक की चीज़ क्लियर? इसके एग्जाम्पल में लिख लेना रबर, इसके एग्जाम्पल में लिख लेना माइल्ड स्टील।
ठीक है, ये समझ में आ गया लीनियर इलास्टिक मटेरियल क्या होता है, नॉन लीनियर इलास्टिक मटेरियल क्या होता है। अब मैं बता रहा हूँ सोम की डेफिनेशन। ठीक है, सोम क्या है, एक ऐसी ब्रांच जिसमें कि हम ऐसे मटेरियल को स्टडी करते हैं। कैसे मटेरियल को स्टडी करते हैं, जो कि आपका कैसा हो, लीनियर डिफॉर्मेबल इलास्टिक मटेरियल, है ना, की स्टडी करते हैं। तो इस पर लिख लेना इट इज़ अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग इन विच, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग इन विच we study which deal with linear elastic deformable body in equilibrium। अब देखो यहाँ पे इस पे जो लिखा हुआ है इसका मतलब पता है, लीनियर इलास्टिक डिफॉर्मेबल बॉडी, इसका मतलब पता है। ठीक है, ये बता दिया मैंने। ये जो वर्ड लिखा है इन इक्विलिब्रियम, इसका मतलब कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में है, मतलब क्या है, बताते जाओ। इक्विलिब्रियम है मतलब अपन यदि इसको सीधे सीधे से बोलें तो बैलेंस है। बैलेंस ये कब होगी, जब इसमें जितने भी फोर्स लग रहे हैं सारी डायरेक्शन से वो कैसे हों आपके, जिनका सम आपका जीरो आए, है ना, तभी तो इस पर यदि जैसे ये कोई बॉडी रखी हुई है, ये कुछ इस तरीके से है, मान लो ये, अगर इसको अपनी पोजीशन में बैलेंस रहना तो यहाँ से लगने वाला फोर्स, यहाँ से लगने वाला, यहाँ से लगने वाला, यहाँ से लगने वाला, इन सब का सम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, यदि हम 2D के केस में बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितनी होती है हमारे पास, 3, समीशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समीशन एफ वाई इक्वल टू 0 एंड समीशन एफ जेड इक्वल टू 0। ठीक है, इन तीन, यदि 2D स्ट्रक्चर को सॉल्व करोगे तो सोम में इन तीनों की सहायता से ही आपके सारे स्ट्रक्चर सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और यदि हम 3D में बात करेंगे तो कितनी होती हैं इक्वेशंस इक्विलिब्रियम, हाँ सॉरी, एम जेड इक्वल टू 0, यहाँ पर कितनी आएंगे, 6। कौन कौन सी, समीशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समीशन एफ वाई इक्वल टू 0, समीशन एफ जेड इक्वल टू 0, और यदि यहाँ पर बात करेंगे तो समीशन एम एक्स इक्वल टू 0, समीशन एम वाई इक्वल टू 0 एंड समीशन एम जेड इक्वल टू 0। ये हो गई आपकी इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। तो इसी की सहायता से हम क्या करेंगे, पूरे सोम को पढ़ेंगे। तो ये हो गई आपकी सोम की बेसिक डेफिनेशन। अब यदि हम बात करते हैं अपन के सिलेबस में कौन सी चीज़ें थी, यहाँ पर यदि बात करते हैं तो सिर्फ ये वाली चीज़ें सिलेबस में थी हमारे, इसको और इसको सिलेबस में नहीं है हमारे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ये। ठीक है, अब यदि हम इलास्टिक मटेरियल के बारे में देख रहे हैं तो इलास्टिक मटेरियल में फेलियर किस तरीके का होता है ये देख लेते हैं। समझ में आ रहा है ना, फेलियर ऑफ इलास्टिक मटेरियल, किस किस तरीके से आपके फेलियर हो सकते हैं। तो एक तो फ्रैक्चर हो सकता है सीधे इलास्टिक मटेरियल, और दूसरा यदि बात करें तो यील्ड क्रैकिंग हो सकती है, यील्ड क्रैकिंग हो सकती है। ठीक है, अब फ्रैक्चर का मतलब नाम से समझ में आ रहा है, फ्रैक्चर होगा तो क्या होगा, किस तरीके की लोडिंग होगी तो फ्रैक्चर होगा, सडन लोडिंग होगी कि या ग्रेजुअल लोडिंग में फ्रैक्चर होगा, सडन लोडिंग है ना, सडन लोडिंग में ये आपका फेल हो जाएगा। दूसरी चीज़ यदि हम देखें तो जब ये फ्रैक्चर होगा तो पीसेस में ब्रेक होगा, है ना, ब्रेक इन और जब ये सडन फ्रैक्चर होगा या फ्रैक्चर की यदि हम बात करें तो सडन लोडिंग के कारण ये टूटेगा, ब्रेक होगा पीसेस में। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो क्या ये यील्डिंग देगा। फ्रैक्चर होना मतलब क्या होता है, आपको पहले से पता चलेगा कि एक चीज़ टूट रही है नहीं टूट रही है ना, नहीं। तो इस पर क्या हो जाएगा, इस पर हमको किसी प्रकार का कोई इंडिकेशन नहीं मिलता, और जब इंडिकेशन नहीं मिलेगा आपको तो आप ये मान के चलो कि आपका जो भी मटेरियल है, जो भी स्ट्रक्चर है, उसमें आपको लॉस ज़्यादा मिलने वाला है ना। या तो आपकी लाइफ का लॉस है, और जितना प्रॉपर्टी का लॉस होना वो तो होगा ही होगा, है ना। तो इस चीज़ को भी नोट कर लो। और इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा किसमें, यील्ड क्रैकिंग में।
यील्ड का मतलब क्या होता है, सिंपल शब्दों में यदि बताएं तो डिफॉर्मेशन बोल सकते हो। ठीक, इसको नोट करो फटाक से। अब सोम पढ़ना क्यों है? ठीक है, सोम क्यों पढ़ना है या सोम पढ़ने का बेसिक पर्पस क्या है? तो सोम पढ़ने का बेसिक पर्पस सिंपल शब्दों में ये समझ लो कि कोई भी मटेरियल है वो बहुत सारे किससे मिलकर बना होगा, पार्टिकल से मिलकर बना होगा, ग्रेन से मिलकर बना होगा। मान लो उसका एक पार्टिकल ले लिया, उसकी खुद की इनबिल्ट स्ट्रेंथ होगी, ठीक है, और इस पर कोई एक्सटर्नल लोड आ रहा होगा तो इस एक्सटर्नल लोड के कारण इसमें क्या जनरेट होगी, इंटरनल, यदि एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो इंटरनल फोर्स जनरेट होगा और इंटरनल फोर्स के कारण आपका क्या जनरेट हो जाएगी, स्ट्रेस जनरेट हो जाएगी। तो यदि आपकी स्ट्रेस की वैल्यू ग्रेटर है इसकी इनबिल्ट स्ट्रेंथ से, ठीक है, तो आपका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा, है ना। और यदि इसका जस्ट उल्टा यदि हम बात करते हैं तो आपका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, सेफ रहेगा। तो अपन को क्या करना है, पढ़ के सोम पढ़ के क्या करना है, हमको स्ट्रेसेस की वैल्यू कम रखनी है। एक तो स्ट्रेस के बारे में जानना है, स्ट्रेंथ के बारे में जानना है, इसकी वैल्यू हम कोशिश करेंगे कि स्ट्रेस कम आए, है ना, तो आपका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, सेफ रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक पर्पस है सोम पढ़ने का। अब बात करते हैं स्ट्रेस होता क्या है ना। अच्छा एक बात बताओ, स्ट्रेंथ और स्ट्रेस में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कॉन्स्टेंट होती है? स्ट्रेंथ कॉन्स्टेंट होती है। स्ट्रेंथ बेसिकली होती क्या है, किसी मटेरियल में जो मैक्सिमम स्ट्रेस आ सकती है वही क्या कहलाती है, आपकी स्ट्रेंथ कहलाती है, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ इसके आगे अपन देखते हैं। आप सबसे पहले हेडिंग डालो स्ट्रेस, नहीं एक काम करो, सबसे पहले इससे पहले स्ट्रेस से पहले एजम्पशंस पढ़ लो। पहले सोम पढ़ने से पहले सोम के एजम्पशंस पता होने चाहिए ना, क्योंकि एजम्पशंस पता होंगे तभी तो कैलकुलेशन करोगे। मिटा दूँ मैं? सबसे पहले एजम्पशंस में लिखना, सबसे पहले में मटेरियल आपका कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। मटेरियल कैसा होना चाहिए, डिफॉर्मेबल एंड कंटिन्यूअस। मटेरियल इज डिफॉर्मेबल एंड कंटिन्यूअस। अब इसका मतलब क्या है डिफॉर्मेबल एंड कंटिन्यूअस का, मटेरियल में कहीं पे भी क्रैक्स नहीं आने चाहिए, वॉइड्स नहीं होने चाहिए। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है। दूसरी चीज़ यदि हम बात करते हैं, मटेरियल कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए एंड आइसोट्रोपिक होना चाहिए। होमोजीनियस का मतलब और आइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है? होमोजीनियस की यदि हम बात करते हैं, बताओ कि होमोजीनियस क्या होता है। चलो मैं एग्जांपल भी दे देता हूँ। किसी बॉडी के अंदर किसी भी पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन पे यदि इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम है तो मटेरियल कैसा होगा, होमोजीनियस होगा। मतलब यहाँ भी प्रॉपर्टी ई है, यहाँ पर भी प्रॉपर्टी है, यहाँ पर भी है ना, तो मटेरियल कैसा होगा, होमोजीनियस। अब वो एक ही डायरेक्शन पे होगा, ऐसा नहीं होगा कि आपका एक्स डायरेक्शन पे वैल्यू ई और वाई डायरेक्शन पे वैल्यू ई। यदि आप इस तरीके से बात कर रहे हो, ये यदि अपन इसकी बात करते हैं, जैसे ये वाली बात करते हो, यहाँ पे E1 और यहाँ पर यदि आपका ई कर दिया तो ये आपका होमोजीनियस नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट आइसोट्रोपिक। अभी हमने क्या बोला था, किसी भी पॉइंट में विद इन द बॉडी, है ना, आपकी इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या होंगी, एक ही डायरेक्शन पर सेम होगी। अब यदि आइसोट्रोपिक की बात करते हैं तो आइसोट्रोपिक का मतलब क्या हो जाएगा, हाँ, यदि किसी भी बॉडी के अंदर हमने कोई एक पॉइंट सिलेक्ट किया है ना, और यदि हम इस पर किसी भी डायरेक्शन में जाएँ, इस डायरेक्शन पर जाएँ, इस डायरेक्शन पर जाएँ, तो प्रॉपर्टी क्या रहेंगी आपकी, सेम रहेगी। मतलब यहाँ पर ही प्रॉपर्टी सेम और यहाँ पर ही प्रॉपर्टी सेम रहेगी। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, आपका सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होती है, इस पर वैलिड होती है। तो आपसे थर्ड पॉइंट लिख लेना, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज़ वैलिड। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज़ वैलिड, ये आपको पता है ना, अपन क्विक रिवीजन कर रहे हैं तो अपन इस पर आगे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे।
सिंपल सा मतलब ये डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, ठीक है, विद इन द प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है। थर्ड पॉइंट, फोर्थ एजम्पशंस आपका क्या है आपका कि आप बॉडी का जो उसका खुद का वेट होता है उसको क्या कर देते हो, निगलेक्ट कर देते हो। किस किस चीज़ को कंसीडर करते हो, सिर्फ जो सरफेस में फोर्सेस लग रहा है उसको कंसीडर करते हो, ठीक है। फोर्थ पॉइंट नोट कर लेना, सेल्फ वेट या उसी को डेड लोड ही बोल सकते हैं ऑफ द बॉडी मेंबर आर निगलेक्टेड, ओनली कौन सा फोर्स कंसीडर करते हैं, सरफेस फोर्स को कंसीडर करते हैं, ठीक है। दो तरीके की स्ट्रेस सुनी होगी आपने, एक इंजीनियरिंग स्ट्रेस सुनी होगी और एक ट्रू स्ट्रेस सुनी होगी। किसको कंसीडर किया जाता है सॉम पढ़ते टाइम पे, इंजीनियरिंग स्ट्रेस को या ट्रू स्ट्रेस को, इंजीनियरिंग स्ट्रेस को। तो लिख लेना इंजीनियरिंग स्ट्रेस को कंसीडर करते हैं, जबकि ट्रू स्ट्रेस को हम क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। ऐसे यदि स्ट्रेन का केस भी यदि बात करोगे तो हम इंजीनियरिंग स्ट्रेन को कंसीडर करते हैं, ट्रू स्ट्रेन को कंसीडर नहीं करते हैं। अभी मेरे को ये बताओ इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या होती है और इंजीनियरिंग स्ट्रेन क्या होती है। सिंपल शब्दों में तो पता बता सकते हो ना। मैंने क्या बोला, इंजीनियरिंग स्ट्रेस मतलब नॉर्मल स्ट्रेस है ना, क्या होगा एफ अपॉन ए। और यदि हम बात करते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेन की तो इंजीनियरिंग स्ट्रेन क्या होगी, चेंज इन लेंथ, मतलब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डेल्टा एल डिवाइड बाय एल, मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब यदि हम बात करते हैं ट्रू स्ट्रेस की, अभी मैंने स्ट्रेस की डेफिनेशन नहीं बताई है इसलिए मैंने यहाँ पे एफ अपॉन ए लिखा है ना। ट्रू स्ट्रेस क्या हो जाएगा, एफ अपॉन ए नॉट है ना। ए नॉट को क्या बोल सकते हैं अपन, ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। और यदि हम इंजीनियरिंग स्ट्रेन की ट्रू स्ट्रेन की बात करेंगे तो ट्रू स्ट्रेन क्या हो जाएगा हमारा, चेंज इन लेंथ अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब लेंथ चेंज हो रही थी उस टाइम पर जो उसकी लेंथ आएगी है ना, इंस्टेंट टाइम पर जो लेंथ आएगी उसको हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे। तो ये आपकी ट्रू स्ट्रेन। तो आपको किसको कंसीडर करके चलना है सोम पे, इसको कंसीडर करके चलना है, ठीक है, इसको कंसीडर करके नहीं चलना। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, मटेरियल कैसा होना चाहिए, प्रिज्मेटिक होना चाहिए। प्रिज्मेटिक का मतलब क्या होता है, थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन उसकी जो लेंथ है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट लिखना, नो रेसिडुअल स्ट्रेसेस प्रेजेंट, नो रेसिडुअल स्ट्रेसेस, ठीक है। नो रेसिडुअल स्ट्रेसेस का मतलब ये क्या है आपका, उसमें पहले से कोई स्ट्रेस प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए मटेरियल पर, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या हैं, एजम्पशंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब डालना हेडिंग स्ट्रेस। अब हम पहुंच रहे हैं स्ट्रेस में, अपने मेन टॉपिक में। स्ट्रेस का मतलब क्या है, किसी बॉडी में हमने क्या लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ठीक है। इस एक्सटर्नल फोर्स के कारण इस पर क्या होगा, डिफॉर्मेशन आ सकता है ना। तो इस डिफॉर्मेशन को रजिस्ट करने के लिए इसके अंदर एक रेजिस्टेंस आएगा, है ना। वो रेजिस्टेंस सपोज दैट आपने यहाँ पर जो फोर्स लगाया वो कुछ इस तरीके से लग रहा है। ये एफ जो है आपका क्या हो गया, पूरे क्रॉस सेक्शन पे लगा, है ना। मैंने इस पर कुछ पॉइंट ले लिए, 0.1, 0.2, 0.3, ये आपका इस साइड लग रहा है। ये इसको डिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, कब, जब ये यहाँ से क्या होगा, रिस्ट्रेन होगा या कंस्ट्रेन होगा, ठीक है, उस कंडीशन पे। अब इसको, इसके डिफॉर्मेशन को रोकने के लिए इसके या इस वाले पॉइंट में आपकी क्या जनरेट होगा, एक रेजिस्टेंस जनरेट होगा, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, एफ आई, इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स। यदि एफ की वैल्यू एफ आई के बराबर है, मतलब स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे ये, अभी इस पर किसी प्रकार का डिफॉर्मेशन नहीं आया है। यदि आपकी एफ आई की वैल्यू ग्रेटर हो गई एफ से, तो आपका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, ये बचेगा नहीं, आपका स्ट्रक्चर जो है यहाँ से टूट जाएगा बोल सकते हैं हम, है ना। क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, है ना। आपका रेजिस्टेंस यदि हम बात करते हैं, वैसे तो होगा नहीं, आपका यदि स्ट्रेस जनरेट हो रहा है तो ये आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे होगा, इससे वैल्यू ज़्यादा नहीं जाएगी, है ना। यदि कंडीशन ऐसी हो गई, ऐसी कंडीशन बनती नहीं है एक्चुअली में, ठीक है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, एफ आई अपॉन ए, एफ आई अपॉन ए, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इंटरनल रेजिस्टिव
फोर्स पर यूनिट एरिया। ये हो गया आपका स्ट्रेस, ठीक है। और ये कब आएगा? जब बॉडी आपकी कैसी हो, कंस्ट्रेन हो या रिस्ट्रेन हो, ठीक है। तो इस पर लिख लेना फटाक से, जो भी लिखना हो आपको, ये इतना पॉइंट बना के इसको फटाक से नोट कर लो स्ट्रेस को। और यदि मटेरियल आपका होमोजीनियस है और आइसोट्रोपिक है, उस कंडीशन में आपका ये, चलो आपने इस तरीके से ले लिया स्ट्रेस इक्वल टू FI/A। लेकिन यदि आपका मटेरियल कैसा हो गया, एन आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक बता दिया तो एन आइसोट्रोपिक बताने की ज़रूरत नहीं है, उसका जस्ट उल्टा है ना। एन आइसोट्रोपिक मटेरियल, एन आइसोट्रोपिक मटेरियल की यदि हम बात करते हैं तो एन आइसोट्रोपिक मटेरियल में जब आपका मटेरियल एन आइसोट्रोपिक होता है, उस कंडीशन पे यहाँ पर जो स्ट्रेस ली है आपने क्या लिया, एवरेज स्ट्रेस ली हुई है ना, FI/A। क्योंकि आपका ये किसी एक पॉइंट पर थोड़ी लग रहा है, आपने इस पूरे क्रॉस सेक्शन पे लिया हुआ, तो आपने क्या लिया है, एवरेज लिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे यदि हम बात करें तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका एक छोटा सा सेक्शन उठाना पड़ेगा जिसका एरिया क्या है, DA है। और इस पर यदि हम स्ट्रेसेस निकालना चाह रहे हैं तो क्या हो जाएगा, लिमिट DA की वैल्यू बहुत छोटी है, सपोज दैट 0 DP डिवाइड बाई DA। हमको इसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। जब आपका मटेरियल कैसा है, एन आइसोट्रोपिक है ना, तो फाइनल जो कंडीशन बनेगी जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इस तरीके से पहुंच जाएगा ये आपका DP। और यहाँ से आपका क्या निकल के आ जाएगा, सिग्मा इंटू A, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, P, ठीक है। तो स्ट्रेस इक्वल टू क्या निकल के आएगा, P/A, ठीक है। एक्चुअली में ये P लिखना हुआ, ये लिखना हुआ, इस पर जो फोर्स लग रहा है वो आपका क्या है, P है, इस छोटे से मटेरियल पर। बड़े में क्या लग रहा था, P लग रहा था, तो स्मॉल में क्या हो गया, DP ले लिया। तो यहाँ पर तो हमने एवरेज लिया था, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक छोटा सा सेक्शन उठाएंगे, फिर इसको इंटीग्रेशन करेंगे, उसके बाद हम स्ट्रेस की वैल्यू निकालेंगे। कब? जब मटेरियल एन आइसोट्रोपिक होगा, ठीक है। नोट करो फटाक से। नेक्स्ट है आपका डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड प्रेशर। अब दो टर्म, स्ट्रेस भी आपको पता है, स्ट्रेस क्या होता है आपका, P/A या F/A, जो भी आपको बोलना हो। और प्रेशर भी आपका क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। और स्ट्रेस भी आपका क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, है ना। यूनिट की यदि बात करें, यूनिट क्या क्या होगी इसकी, चलो यूनिट लिख लो। यूनिट स्ट्रेस की क्या क्या होती, चलो बताओ। फोर्स है, फोर्स की यूनिट न्यूटन, एरिया है मीटर स्क्वायर, पास्कल भी बोल सकते हैं इसको, क्या है ना। चलो, और क्या यूनिट होती है इसकी, मेगा पास्कल, क्या हो गया, गीगा पास्कल, किलो पास्कल, है ना। किलो पास्कल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻³ पावर 6 और पावर 9 गीगा मतलब, है ना। और इनटू आपका पास्कल, पास्कल की यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सही लिखी है ना, चेक कर लो, सही है ना। यदि हम इसको मेगा पास्कल को लिखना चाहें 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को, तो ये क्या हो जाता है आपका 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाता है ये, है ना। यदि हम इसकी बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, एक यूनिट और आती है एग्जाम पे, kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो या तो 9.81 इंटू 10⁻⁴ करो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या तो आप इसको लिख सकते हो क्या, अप्रॉक्सीमेट 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक। अब मेरे को ये बताओ डिफरेंस क्या है स्ट्रेस एंड प्रेशर का। डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड प्रेशर, तो अपन इसको जो काम का सिर्फ वही बस देखेंगे अपन, स्ट्रेस और प्रेशर। प्रेशर हमेशा, बताओ अच्छा क्या होता है स्ट्रेस और प्रेशर में, क्या डिफरेंस होता है। अच्छा, इस पर इंटरनल फोर्स होता है, ठीक है, दोनों फोर्स ही होता है ऊपर से। और यदि बात करते हैं
प्रेशर में हमेशा नॉर्मल फोर्स लगता है, स्ट्रेसेस में ऐसा नहीं है, आपका टेंजेंशियल फोर्सेस भी लगता है ना। तो प्रेशर हमेशा कैसा होता है, नॉर्मल एक्ट करता है, और ये आपका नॉर्मल भी एक्ट कर सकता है और टेंजेंशियल भी एक्ट कर सकता है। दूसरा यदि हम बात करते हैं तो ये स्केलर क्वांटिटी है आपकी प्रेशर, है ना, और ये क्या है आपका सेकेंड ऑर्डर टेंसर। ठीक है, आपका क्या होता है स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, और फिर आपके पास क्या आता है, टेंसर आता है ना। यदि हम बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, और वेक्टर क्वांटिटी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, और यदि हम बात करते हैं टेंसर में, तो टेंसर में क्या क्या चीज़ें, तो आपका ये तो पता है, ये इतना आप इतने दिन से पढ़ रहे हो, ये तो पता है आपका स्ट्रेस जो होता है टेंसर होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होता है आपका टेंसर होता है ना। टेंसर का मतलब क्या है, जिसमें आपका मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो और क्या हो आपका प्लेन हो। ठीक है, ये तीनों चीज़ होती हैं इस पर। चलो अब यहाँ पर एक नया टर्म निकल के आया है, स्ट्रेस टेंसर। तो हम स्ट्रेस टेंसर को ही पढ़ लेते हैं पहले। ये हमारी कोई बीम है, ठीक है, हमने इसका ये क्रॉस सेक्शन लिया एक्स, इसके क्रॉस सेक्शन में से इसका एक पॉइंट हमने ये निकाल लिया। ठीक है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसको यदि हमने जूम करके देखा तो ये किस तरीके से निकला आपका, कुछ इस तरीके से। स्ट्रेस टेंसर का मतलब क्या है, हम क्या रिप्रेजेंट करना चाहते हैं किसी पार्टिकल का स्टेट ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, जिसमें हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं स्टेट ऑफ स्ट्रेस, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस टेंसर बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हमने कौन सा केस लिया है, 3D वाला केस लिया। ठीक, यदि हम बात करते हैं, आपको ये कोऑर्डिनेट पता है, ये क्या है आपका, ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट और ये जेड कोऑर्डिनेट। ठीक है, ज़्यादा फास्ट तो नहीं पढ़ा रहा ना, अब बात समझ में आएगी। ठीक है, ये अब यहाँ पर देखो, ये एक्स प्लेन हो गया क्योंकि ये इस डायरेक्शन पे है, ये वाला ये वाई प्लेन हो गया, और इसके जो ऊपर साइड है वो क्या हो गया आपका जेड प्लेन हो गया। ठीक है, अब स्ट्रेस टेंसर को रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, इसको देख लो, इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। यदि हम इस पर बात करते हैं, ये जो आई है, आई क्या है आपका, आई क्या शो करता है आपका प्लेन, और जे क्या शो करता है आपका डायरेक्शन। ठीक है, अब यदि मैं बात करता हूँ किसी भी प्लेन पे आपकी किस तरीके की स्ट्रेसेस जनरेट होती हैं, मैंने आपको टाइप ऑफ स्ट्रेस इसलिए नहीं पढ़ाया अभी क्योंकि आपने थोड़ी बहुत, अपन रिवीजन कर रहे हैं तो पहले से आपको पता है, उसको बताने का कोई मतलब नहीं है ना। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस को ये पता है, चलो मैं बता देता हूँ थोड़ी सा, इसको नोट करने का बनता नहीं है आपका हालांकि, है ना। स्ट्रेसेस के टाइप, स्ट्रेस के यदि टाइप की बात करें तो 2 तरीके की स्ट्रेस होती है, कौन कौन सी बताओ, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस कैसी लगती है आपकी, नॉर्मल स्ट्रेस कैसी लगती है आपकी प्लेन के परपेंडिकुलर, और शियर स्ट्रेस कैसी लगती है आपके प्लेन के पैरेलल। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस को भी हमने क्लासीफाई कर दिया, यदि तो 3 पार्ट में क्लासीफाई कर दिया। क्या क्या हो जाएगा, सबसे पहले एक्सियल स्ट्रेस, है ना, एक्सियल में आपकी टेंसाइल भी हो सकती है और कंप्रेसिव नेचर की भी हो सकती है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं बेंडिंग स्ट्रेस, तो बेंडिंग स्ट्रेस के लिए बेंडिंग इक्वेशन क्या होती है, याद है, m/i σ/y E/r, है ना, यहाँ से आपकी बेंडिंग स्ट्रेस निकल के आएगी। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं बियरिंग, क्या होती है आपकी बियरिंग स्ट्रेस। बियरिंग स्ट्रेस का नेचर क्या होता है, ऑलवेज कंप्रेसिव। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं शियर स्ट्रेस की, तो शियर स्ट्रेस की यदि हम बात करते हैं तो इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो आपके पास क्या होती है डायरेक्ट स्ट्रेस, और एक आपके पास होती है इनडायरेक्ट स्ट्रेस। यदि हम बात करते हैं डायरेक्ट स्ट्रेस, तो एक इसके कारण होती है ड्यू टू शियर फोर्स,
है ना। और यदि हम बात करते हैं इनडायरेक्ट स्ट्रेस की, तो ये किसके कारण होती है? ये ड्यू टू टॉर्सन एंड इंक्लाइंड फोर्सेस। ठीक, फटाक से नोट करो, फिर इसको आगे बताते हैं। ये लिख लेना, ड्यू टू टॉर्सन एंड इंक्लाइंड फोर्सेस। है ना। तो यहीं पे मैंने आपको ये फॉर्मूला याद करा दिया यहाँ पर बेंडिंग के लिए, M/I σ/y E/r, ये याद होना चाहिए। ऐसे यहाँ पर यदि आप यहाँ पर भी लिख लेना, इनडायरेक्ट स्ट्रेस किसके कारण होती है? टॉर्सन एंड इंक्लाइंड फोर्सेस। टॉर्सन इक्वेशन क्या है यदि यहीं पे पूछूं मैं तो क्या होगी टॉर्सन इक्वेशन? T/J τ/r C(θ)/L। ठीक है, तो ये इक्वेशन भी याद होनी चाहिए। चलो, अपन पढ़ रहे थे स्ट्रेस टेंसर। मिटा दूं मैं इसको? अभी नहीं हुआ। एक्सियल स्ट्रेस कैसे लगेगी इसको बताने की ज़रूरत तो नहीं है ना। अलोंग द एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में, है ना। बेंडिंग स्ट्रेस की यदि हम बात करें, ये आपको समझ में आ जाएगा नेक्स्ट चैप्टर में। और आपका नेक्स्ट बियरिंग स्ट्रेस, जैसे आपका कॉलम के किसी फाउंडेशन पर कॉलम रखा हुआ है ना, तो उन दोनों की जो सरफेस है वहाँ पर यदि हम बात करेंगे तो क्या लगेगी? आपकी बियरिंग स्ट्रेस जनरेट होगी। एक्सियल स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, बियरिंग स्ट्रेस, ऑलवेज कम्प रेशियो नोट कर लिया। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं, जैसे अभी तक मैं बात कर रहा था, जैसे कहीं पे बार लिखा है और बीम लिखा है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बार एंड बीम? जैसे मैंने यदि अभी स्ट्रेस के लिए डायग्राम बनाया था ना, ये क्या था? एक बार था आपका जिस पे आपका ये एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था, है ना। तो इस पर जो फोर्स लगता है किस एक्सिस पे लगता है? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे। जबकि यदि हम बीम की बात करें तो बीम पे हमेशा जो लोड लगते हैं, जो एक्सटर्नल फोर्स लगते हैं, किस डायरेक्शन पे लगते हैं? ट्रांसवर्स डायरेक्शन पे। ठीक है, हाँ चलो, अब मैं इसको और अच्छे से बना देता हूँ। आपको ये समझ में आ गया कि आपने एक पॉइंट निकाल लिया बीम से और आप उसकी स्टडी करना चाह रहे हो, उसमें किस किस तरीके की स्ट्रेस की कंडीशन है वो उस चीज़ को देखना चाह रहे हो। यहाँ पर लिख लेना फर्स्ट पॉइंट 3D पे। ठीक है, अपन 3D में देख रहे हैं, उसके बाद 2D में देखेंगे। एक्स वाई जेड सिग्मा आई जे। आई क्या है? आपका प्लेन है, और जे क्या है? आपका डायरेक्शन है। चलो, किस किस तरीके की स्ट्रेसेस आएगी यहाँ पर यदि हम बात करते हैं। इस पर पॉजिटिव प्लेन कौन कौन से होंगे? ये वाला पॉजिटिव प्लेन है, यदि आपको पता होगा, मैथ्स थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, तो ये आपका क्या होता है? पॉजिटिव। ये भी आपका क्या है? पॉजिटिव। और इस डायरेक्शन पे आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और इसके जस्ट अपोजिट में जो फेसेस मिलेंगे वो कैसे हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, चलो मैं इसको ब्लू कर इससे बनाता हूँ। मैंने सब जगह इस कोऑर्डिनेट को उठाया और यहाँ पर रख दिया। ठीक है, चलो इस साइड नहीं बनाते हैं। ये बनाया, ये बनाया और ये बनाया। ऐसे यदि हम यहाँ पर बात करते हैं, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया। अब यहाँ पर देखो, ये कैसी है? प्लेन के
नॉर्मल या प्लेन के परपेंडिकुलर या किस तरीके से है ये स्ट्रेस, ये वाली प्लेन के पैरेलल लग रही है या उसकी परपेंडिकुलर लग रही है? परपेंडिकुलर लग रही है, तो परपेंडिकुलर जो लगती है उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल स्ट्रेस, है ना। तो इसको हम सिग्मा को सिग्मा लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या लिखते हैं सबसे पहले, यहाँ पर देखो प्लेन, तो ये प्लेन कौन सा है हमारा? एक्स प्लेन है ना। ऐसे यदि हम यहाँ पर बात करते हैं तो इसको क्या लिखेंगे? सिग्मा। ये कौन सा प्लेन है? ये वाला वाई प्लेन है। ऐसे यदि हम यहाँ पर बात करेंगे तो ये जो जेड डायरेक्शन में आपको दिख रही है ये क्या है आपको? सिग्मा जेड प्लेन, है ना। अब हमको सिर्फ डायरेक्शन बतानी है। अच्छा, ये दोनों, ये वाली यदि हम बात करते हैं, ये जो स्ट्रेस लग रही है प्लेन के, ये वाली क्या है आपकी? परपेंडिकुलर है। जबकि ये इन दोनों की बात करोगे तो ये दोनों क्या है? प्लेन के पैरेलल है ना। तो ये क्या हो जाएगी? ये शेयर स्ट्रेस हो जाएगी सी। अच्छा, इसको भी हमने एक्स लिख दिया, इसको भी एक्स लिख दिया। ये भी आपकी शेयर स्ट्रेसेस हैं क्योंकि ये प्लेन के कैसी लग रही हैं? आपकी पैरेलल लग रही हैं। अच्छा, ये वाई प्लेन था, वाई प्लेन था, ये जेड प्लेन है, ये जेड प्लेन है। अब इसकी डायरेक्शन देखो, ये डायरेक्शन जेड है तो ये डायरेक्शन को क्या लिखोगे? जेड लिखोगे। ये डायरेक्शन एक्स है, इसकी डायरेक्शन भी क्या है आपकी? एक्स। ये डायरेक्शन क्या है इसकी? वाई, ऊपर की साइड जा रही ना, है ना। समझ में आ रहा? ये क्या हो जाएगा? वाई। अब यहाँ पर देखो, ये कौन सी डायरेक्शन है आपकी? एक्स। ये कौन सी डायरेक्शन है? वाई। ये कौन सी डायरेक्शन है? जेड। इसकी यदि हम बात करते हैं, ये कौन सी डायरेक्शन है? वाई। ये कौन सी डायरेक्शन है? जेड। और ये कौन सी डायरेक्शन है? एक्स। तो इस तरीके से हमने क्या बना लिया अपना, किसी भी पॉइंट पे हमने एक स्टेट को, स्ट्रेस की एक स्ट्रेस को हमने क्या कर दिया? 3D में दिखा दिया। ये तो हमने किस प्लेन पे दिखाए हैं? पॉजिटिव प्लेन्स पे दिखाए हैं या पॉजिटिव फेसेस में दिखाए हैं। यदि हम नेगेटिव में ही बात करेंगे तो यहाँ पर भी 3 आएंगे, यहाँ पर भी 3 आएंगे, और जो इसके पीछे वाला प्लेन होगा उस पर भी 3 आएंगे। तो टोटल कितने स्ट्रेस एलिमेंट्स हैं? यदि अभी बात करेंगे तो इन 3 में 9 हैं, तो टोटल कितनी हो जाएंगे? नेगेटिव को मिला के 18 स्ट्रेस एलिमेंट्स हैं, है ना। अच्छा, यदि हम बात करते हैं नेक्स्ट इसके आगे, इसको यदि हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं किस में? मैट्रिक्स फॉर्म में। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो मैट्रिक्स फॉर्म में इसको किस तरीके से लिखोगे? सिग्मा, ये वाला क्या होता है? ये आपका होता है ये एक्स, ये होता वाई और ये होता आपका जेड, ठीक है। तो सिग्मा एक्स एक्स, यहाँ पे क्या जाएगा? सिग्मा वाई वाई, और यहाँ पर क्या जाएगा? सिग्मा जेड जेड। उसके अलावा कौन कौन सी एक्स में और कौन कौन सी बची? यदि यहाँ पर देखोगे तो ये क्या बचेगा? टाउ एक्स वाई, और क्या हो जाएगा? टाउ एक्स जेड, ठीक है। यहाँ पर यदि हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? टाउ वाई एक्स, यहाँ पर क्या जाएगा? टाउ वाई जेड। यहाँ पर यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा? टाउ, ये कौन सा प्लेन है आपका? जेड, तो जेड एक्स, यहाँ पर क्या जाएगा? टाउ जेड वाई, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। 3/3 का ये आपका ये बन जाएगा, मतलब 3 की पावर क्या आ जाएगी आपकी? 2 आ जाएगी, मतलब ये क्या है? सेकेंड डिग्री ऑर्डर है ना। तो इस तरीके से इसको नोट कर लो, ठीक है। अच्छा, इस पर देखो, यहाँ पर यदि ये डायगोनल बन रहा है, यदि ये डायगोनल बन रहा है आपका, है ना, तो इस डायगोनल के अपोजिट में जो जो चीज़ दिख रही है, जैसे यदि हम बात करते हैं टाउ एक्स वाई इक्वल टू हम टाउ वाई एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। टाउ जेड एक्स इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? टाउ जेड एक्स इक्वल टू टाउ एक्स जेड लिख सकते हैं। और यदि हम इसकी बात करें ये दोनों की, तो ये क्या हो जाएगा आपका? टाउ जेड वाई इक्वल टू टाउ वाई जेड लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये क्या है आपके स्ट्रेस कॉम्प्लीमेंट, है ना। अच्छा, अब ये आते कैसे हैं? तो यदि हम बात करते हैं, इसको यदि आपको प्रूफ करना है तो आप इसको प्रूफ कर सकते हो किससे? मोमेंट इक्विलिब्रियम मेथड से। तो मैं यहाँ पर प्रूफ नहीं सिखाऊंगा, आपको सिर्फ याद होना चाहिए, है ना। जैसे यदि मैं बात करता हूँ आपका ये टाउ एक्स वाई, जैसे यदि ये इन दोनों की बात करते हैं, टाउ एक्स वाई इक्वल टू टाउ वाई एक्स लिखा यदि मैंने, है ना, तो ये किस थ्योरम से इक्वल है आपके? मोमेंट इक्विलिब्रियम मेथड से, या थ्योरम जो भी बोलना आपको, ठीक है। अच्छा, यदि मैं लिखना चाहूँ टाउ एक्स वाई, इसके जस्ट अपोजिट में भी आपका यहाँ पर इसके अपोजिट डायरेक्शन पे आएगी स्ट्रेसेस, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ टाउ एक्स वाई माइनस टाउ एक्स वाई। यदि इसको आप प्रूव करोगे तो ये किससे आएगा आपका? फोर्स इक्विलिब्रियम से, ठीक है। और यदि आपका स्ट्रेस मतलब जो मैट्रिक्स में यदि आप देखोगे कि डायगोनल के आपके क्या आ रही हैं चीज़ें, आपकी क्या हो रही हैं? एक दूसरे के
इक्वल आ रही हैं। तो ये जो आपका इक्वल आ रहा है ये कैसे आ रहा है, आपका किसके थ्रू आ रहा है, मोमेंट इक्विलिब्रियम थ्योरम से। तो आपका यदि हम बात करेंगे कि आपको यदि डिफाइंड पॉइंट चाहिए है, डिफाइंड स्ट्रेस एलिमेंट्स कितने हैं, डिफाइंड एलिमेंट स्ट्रेसेस कितने हैं आपके, तो ये दोनों, ये यदि इनकी बात करोगे तो इनको तो एक ही काउंट करोगे, 1 2 3 और बाकी काउंट कर लो तो कितने आ जाएंगे, 9 में से 6 आ जाएंगे, है ना। तो डिफाइंड स्ट्रेस एलिमेंट कितने हो जाएंगे आपके पास, 6। अभी तो हमने ये बात जो की है किस पे बात की है, 3D में। अभी मैं इसको लिखवा दूंगा, इसको लिखवा दूंगा, इसको लिखवा दूंगा और इसको लिखवा दूंगा, पहले समझ लो। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास यदि हमने 3D की जगह इसको क्या बनाया, 2D में बनाया, ठीक है। जब 2D में बनाओगे तो ये वाली डायरेक्शन गायब हो जानी है, तो मैं डायरेक्ट इसको सिंपल बना देता हूँ। सिग्मा XX एंड सिग्मा YY, इस पर स्ट्रेसेस लग रही है आपकी। आपने ये जेड वाली हटा दी तो सिर्फ टाउ XY बचा यहाँ पे। यदि यहाँ पर बात करेंगे तो जेड वाला कंपोनेंट आप हटा दो तो यहाँ पर क्या बचेगा, टाउ YX बचेगा। अब जैसी जैसी वैल्यू यहाँ की है इसके जस्ट अपोजिट नेगेटिव है, इसमें भी वैल्यू सेम आएंगी, है ना। अब मैंने बोला ये यहाँ पर कैसी वैल्यू आ रही है, टाउ XY इक्वल टू टाउ XY ही आ रही है अपोजिट फेसेस में, लेकिन वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव, मतलब डायरेक्शन चेंज होगी, है ना। मतलब इसकी डायरेक्शन यदि ये है तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। इसकी डायरेक्शन यदि इस साइड है तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस साइड हो जाएगी, ठीक है। तो इसको भी लिख लो आप टाउ YX और इसको लिख लो आप टाउ XY, सिग्मा XX सिग्मा YY, ठीक है। तो इस तरीके से यदि हम बात करेंगे तो अभी हमने नेगेटिव फेस को यदि नहीं लिया, सिर्फ हम पॉजिटिव फेस ले रहे हैं, तो स्ट्रेस एलिमेंट्स कितने हैं आपके इसमें टोटल। यदि इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहोगे, टोटल स्ट्रेस एलिमेंट्स की यदि हम बात करते हैं, टोटल स्ट्रेस्ड एलिमेंट 1 2 3 4। यदि हम बात करते हैं डिफाइंड स्ट्रेस्ड एलिमेंट, डिफाइंड स्ट्रेस्ड एलिमेंट्स कितने हैं इस पर, तो टाउ YX इक्वल टू टाउ XY हो जाएगा, तो बचेंगे कितने, 3। यदि इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हो तो मैट्रिक्स फॉर्म में क्या आ जाएगा, सिग्मा XX सिग्मा YY टाउ XY और टाउ YX, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ पर भी लिख सकते हो टाउ XY इक्वल टू टाउ YX। ये किसके कारण है ये, क्योंकि ये स्ट्रेस कॉम्प्लीमेंट है ना, ठीक है। तो इस चीज़ को भी नोट कर लो फटाक से। और 2 नोट में लिखवा रहा हूँ, 2 नोट कर लेना यार। नोट या समझ में आ गया होगा, रहने दो, समझ में तो आ गया ना, मैंने लिखवा दिया। ये कैसे, ये दोनों चीज़ इक्वल है किससे, मोमेंट इक्विलिब्रियम मेथड से। ये दोनों चीज़ इक्वल है फोर्स इक्विलिब्रियम मेथड से। और एग्जाम पे ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायगोनल के रिस्पेक्ट में वैल्यू सिमेट्री होती है, क्यों, किस थ्योरम से, तो मोमेंट इक्विलिब्रियम थ्योरम से, ठीक है। नोट करो फटाक से। इस साइड का मिटा दूं, है ना। लिख गया, इसको पॉज कर दो।